में आज बात होगी ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ वी वेंकट रमनी साहब, जिनसे जानेंगे कि महंगे क्रूड का कारोबार पर कितना असर दिख रहा है, तीसरी लहर के बाद डिमांड ट्रेंड कैसा दिख रहा है और Q4 में वॉल्यूम पिकअप होने की कितनी उम्मीद है। लेकिन सबसे पहले आइए आपको बता दें कि ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज करता क्या है, उसके बाद हम मैनेजमेंट से चर्चा आगे शुरू करेंगे। तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्री जो है वो वुड पैनल बनाने वाली एक दिग्गज घरेलू कंपनी है। कोलकाता, गुरुग्राम और सिंगापुर में इनके ऑफिसेज हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। मार्च 2021 तक डीलर्स की संख्या इनकी 2000 से ज़्यादा हो चुकी थी। मार्च 2021 तक इनके रिटेलर्स की संख्या 10,000 से ज़्यादा थी। वेंकट रमनी साहब हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो जो मैं जानना चाहूँगा वो ये कि जिस तरह का हमने क्रूड में इस समय तेज़ी देखी है, जो अपटिक शार्प देखा है, सर्ज देखा है क्रूड प्राइसेस में, आपके कंपनी के मार्जिन्स पर और प्रॉफिटेबिलिटी पर किस तरह का इम्पैक्ट उसका पड़ता है? No, there's not been any significant impact, on our volumes, realizations or margins. In fact, मेरे को लगता है कि चौथे क्वार्टर में जो है पिछले क्वार्टर से रियलाइजेशंस मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। हालांकि वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी क्योंकि जो है कोविड के कारण फिर कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस चल रही थी, उसका इम्पैक्ट, और जो हमने काफ़ी प्राइस इंक्रीजेस भी लिए हैं पिछले 9 महीने में, उसका भी कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट वॉल्यूम्स पे आया है। तो वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं लगता है, बट मार्जिन्स और रियलाइजेशंस फर्दर इम्प्रूव होने चाहिए। बिल्कुल वेंकट रमनी साहब, ये भी समझेंगे कि हमने देखा कि जो एमडीएफ प्राइसेस हैं उसमें ऑलरेडी एक हाइक लिया है, 25% के आसपास आपने बढ़ा दिया है पिछले, अगर हम पिछले 9 महीनों की बात कर रहे हैं FY22 में, उसमें आपको लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी है कि आप प्राइस राइज और कर सकें बिना डिमांड को इम्पैक्ट किए? क्योंकि जाहिर तौर पर आप प्राइस राइज करते जाएंगे तो डिमांड इम्पैक्टेड होगा। कितना आपको रूम दिखता है और प्राइस हाइक करने के लिए? जितने रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीजेस हुए हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं प्राइस इंक्रीजेस लेके। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम जो है रियलाइजेशंस मार्जिन्स फ्रंट में कंफर्टेबल हैं। तो फर्दर जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेंगी, हमें उस समय देखना पड़ेगा कि डिमांड कंडीशंस कैसे हैं। अगर उस समय डिमांड स्ट्रांग है तो हम फर्दर प्राइस इंक्रीजेस ले सकते हैं, मार्जिन्स को मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर उस समय में जो है डिमांड उतना स्ट्रांग नहीं रहा तो फिर हमें जो है पार्शियल प्राइस इंक्रीज लेके कुछ जो है मार्जिन्स में भी इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। तो ये अब भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये डिपेंड करता है जिस समय रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ेंगी उस समय डिमांड कंडीशंस कैसे रहती हैं। बिल्कुल, रॉ मटेरियल की बात यहाँ आप कर रहे हैं वेंकट रमनी साहब, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आप जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं कितना आप उसमें से इंपोर्ट करते हैं और क्या आपके ऊपर आपको लगता है कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इंपोर्ट प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते जाएं तो? हमारे ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स जो है भारत से ही परचेज करते हैं, इंपोर्ट्स बहुत थोड़ा है। हालांकि जो है अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो है रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स टोटल रॉ मटेरियल्स का 5% के आसपास ही रहेगा या थोड़ा फर्दर कम भी हो सकता है। तो ज़्यादातर हमारे रॉ मटेरियल्स डोमेस्टिक सोर्सेज से ही प्रोक्योर होते हैं। हालांकि ये जरूर पॉसिबल है कि हमारे रॉ मटेरियल्स जिस केमिकल से बनते हैं उनमें से कुछ जो है इंपोर्ट्स भी होता हो, जैसे मेथनॉल इंपोर्ट होता है इंडिया में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए। लेकिन हमारे डायरेक्ट इंपोर्ट्स जो है बहुत ही कम है। बिल्कुल, इस समय अगर डिमांड की बात करें वेंकट रमनी साहब तो वो कैसा है? पूरा डिमांड सिनेरियो मैं समझना चाहता हूं आपसे। हम जानते हैं कि जनवरी के बाद हमने देखा था कि कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा था। कोविड की जो नई नई वेव्स आ रही थी उसके बाद डिमांड पर इम्पैक्ट जाहिर तौर पर पड़ा ही होगा। फिलहाल आपको लगता है कि जो डिमांड है मार्केट वो वापस आ रहा है? जनवरी और फरवरी में
पहले 14-15 दिन में जो है थोड़ा इम्पैक्ट आया था। उनकी कोविड का तीसरा वेव जनवरी में चालू हुआ था और फिर जनवरी फरवरी में कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस भी चल रहे थे, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट फर्स्ट 14-15 दिन में आया था। लेकिन दोनों महीने में जो है सेकेंड हाफ काफी स्ट्रांग था, तो अल्टीमेटली जो है दोनों मंथ में वॉल्यूम्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन मैं बोलूंगा कि जो है जो फर्दर जो ग्रो हो सकती थी वो शायद नहीं हुई। लेकिन थर्ड क्वार्टर के बराबर ही हमारे वॉल्यूम्स जो है फोर्थ क्वार्टर में भी रहने चाहिए। बिल्कुल। एक और स्पेस जो एमडीएफ का स्पेस है, आपने कैपेसिटी बढ़ाई है, जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 6.5 लाख क्यूबिक मीटर पर पहुंच गई है, करीब 5.5 लाख से बढ़कर। क्या कोई फर्दर प्लान है आपका एक्सपेंशन का, केपेक्स बढ़ाने का? अभी इस पॉइंट में कैपेक्स प्लान्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं। हम लोग जो है जर्मन वेंडर्स से डिस्कशंस कर रहे हैं। शायद हम आंध्रा प्लांट में ही फर्दर एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन ये अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, शायद और 25 दिन महीना भर लग सकता है। तो जब फाइनल हो जाएगा तब हम आपके साथ जो है जरूर शेयर करेंगे। ओके। रेडीमेड बिजनेस में आप, रेडीमेड फर्नीचर के बिजनेस में काफ़ी बड़े प्लेयर हैं वेंकट रमनी साहब। आप उस मार्केट के बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं, किस तरह का आउटलुक दिखाई देता है? हमने देखा कोविड के टाइम में काफ़ी डिमांड जाहिर तौर पर बढ़ी थी, लेकिन इस समय रेडीमेड फर्नीचर का आउटलुक किस तरह का है? आपको लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग डिमांड हमने कोविड के समय में देखी थी वो आगे भी जारी रहने वाली है? रेडीमेड फर्नीचर जो है काफी चेंज हुआ है पिक्चर पिछले 3-4 साल में। स्पेशली कोविड के बाद जो है जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आया है, उसमें रेडीमेड फर्नीचर का प्रोपोर्शन बढ़ा है। लेकिन अभी भी जो है इंडिया में फर्नीचर इंडस्ट्री काफी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है। करीब 20% ऑर्गेनाइज्ड है, 80% अनऑर्गेनाइज्ड है। तो जैसे जैसे इंडिया की फर्नीचर इंडस्ट्री और जो है ऑर्गेनाइज्ड होगी, हम देखेंगे कि जो है ज्यादातर फर्नीचर ऑटोमेटेड प्लांट्स में मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उस समय जो है एमडीएफ को काफी जो है स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए जो दूसरा रॉ मटेरियल प्लाईवुड है, आज 90% जो प्लाईवुड बनता है वो कोई रेडीमेड प्लांट में यूज करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव प्लांट्स में बनते हैं, तो काफी उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स रहती हैं। तो जब इंडिया की फर्नीचर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होगी, ऑटोमेशन बढ़ेगी, तो उस समय जो है एमडीएफ के वॉल्यूम्स को काफी स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिलेगा। करेक्ट सर। ये भी जानना चाहेंगे कि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट डेटा हम लोगों के पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से जो वुडन फर्नीचर इंडस्ट्री है उसकी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो करीब 12% के आसपास है। 2020 से 2023 तक का समय लिया जाए अगर, तो करीब 12% की पूरी इंडस्ट्री ग्रो करने की संभावना दिखाती है। आप इस मार्केट में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स हैं, एमडीएफ सेगमेंट में आप बड़े प्लेयर हैं। किस तरह के ग्रोथ टारगेट आपने अपने लिए रखे हैं? यहाँ से किस तरह की ग्रोथ कंपनी की होती दिखती है? हमारा टारगेट है कि अगले 2 साल जो है हम करीब 15 से 18% के बीच में वॉल्यूम ग्रोथ का टारगेट रख रहे हैं, क्योंकि मोटा मोटी जो है उतना ही हमारे पास अभी कैपेसिटी है, और फर्दर कैपेसिटी शायद हमारे पास जो है एफआई 2024 के अंत तक रेडी हो जाएगी। तो 15 से 18% का वॉल्यूम ग्रोथ का टारगेट है हमारा एफआई 23 और एफआई 24 में। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे एमडीएफ बिजनेस के बारे में ही। जाहिर तौर पर चर्चा इसीलिए चल रही है, आप सबसे बड़े प्लेयर हैं वहां पर। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सपोर्ट जो बिजनेस है उसका आउटलुक फिलहाल आने वाले समय में कैसा दिखता है आपको? एक्सपोर्ट तो काफी स्ट्रांग रहा है कि जो है इंटरनेशनल प्राइसेस भी काफी बढ़े हैं। अगर 1 साल पहले की स्थिति देखें, उस समय जो है एक्सपोर्ट प्राइसेस करीब $190 प्रति क्यूबिक मीटर थी, जो आज करीबन $280 पर क्यूबिक मीटर हो गया है। बट फिर भी जो है एक्सपोर्ट रियलाइजेशंस जो है डोमेस्टिक रियलाइजेशन से अभी भी 8-10% नीचे हैं। तो हमारा फोकस हमेशा डोमेस्टिक मार्केट्स में रहेगा। तो जितना हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी रहेगा, उतना ही हम जो है एक्सपोर्ट का टारगेट्स रखेंगे।
बहुत शुक्रिया वेंकट रमनी साहब, आज समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश से इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वी वेंकट रमनी यहाँ पर सीएफओ बताते हुए कंपनी के ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ के कि किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में दिख रहे हैं। ग्रोथ उनको अच्छी दिखाई दे ही रही है, डिमांड हम देख ही रहे हैं कोविड के समय से आगे बढ़ते बढ़ते ये आगे बढ़ी है, चाहे वो रेडीमेड फर्नीचर हो, वुडन फर्नीचर हो, तो कुल मिलाकर बिजनेस लॉन्ग टर्म में अच्छा दिखाई देता है। स्टॉक आज हम देख रहे हैं सपोर्ट कर रहा है बाजार के साथ करीब 1.5-2% ऊपर। हमारे साथ रवि सिंह जुड़ गए हैं स्टॉक पर नजरिया देने के लिए। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया समय देने के लिए। मैनेजमेंट तो काफी बुलिश है, डिमांड यहाँ पर दिखाई दे रही है उन्हें आने वाले समय में। इस स्टॉक पर फिलहाल क्या व्यू है आपका? बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंटली बात कही है, काफी हद तक जो है वो उनके नंबर्स पे भी शो हो रहा है और ये एक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस यहाँ पर दे सकता है। हालांकि ओवरऑल अगर देखें तो 6000 करोड़ की वैल्यूएशन पे जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से लगभग जो प्रॉफिट है वो 63-67 का काफी अच्छा रेशियो दिखाता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिली है। हालांकि जो कोविड का टाइम था उस क्वार्टर में सबको हिट मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस हिसाब से डेवलपमेंट होने वाला है और जो फर्नीचर सेगमेंट में डिमांड निकल के देखने को आगे आने वाले 3 सालों में देखने को मिलेगी, वो काफी हद तक अट्रैक्शन दे सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझते हैं तो कंपनी की जो बिजनेस ग्रोथ है वो 15 से 18% तो मिनिमम आपको देखने को मिलेगी और ये कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देगा। फिलहाल टारगेट की बात करें तो 650 रुपए तक का टारगेट आपको लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर अचीव होता हुआ नजर आएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो 580 और 600 के टारगेट जल्द ही अचीव होते हुए नजर आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर के लिए कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप एंट्री कर सकते हैं और इस तरीके के स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न्स मार्केट के अगेंस्ट में भी दे के जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को बने रहना चाहिए, फ्रेश एंट्री करनी है तो आप अपसाइड का टारगेट 600-650 का लेके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि, समय निकालकर हमें वो टारगेट देने के लिए। 600-650 तक के टारगेट। आज स्टॉक हम देख रहे हैं करीब 515 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आज भी अप है और यहाँ से अपसाइड काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, तो एंट्री की जा सकती है। रवि सिंह आपको ये सलाह दे रहे हैं। चलिए, ये बात हुई ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ की, आगे बढ़ते हैं।